हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 मास्टर प्लान के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जो आपका एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, और जो समय आपके पास बचा हुआ उस समय को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है ताकि आप जाकर के एक फाइनल सिलेक्शन यानी कि सीबीटी बना आप क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि सीबीटी बना आपका होता है, उसके बाद सीबीटी 2 होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डीबी मेडिकल होता है, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आज की जो वीडियो होने वाला है वो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले सभी चरणों के बारे में कि क्या किस प्रकार से डेली प्लान आपको बनाना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करें, गलतियां क्या ना करें, और आपको कौन कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए, लास्ट टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैथ के लिए क्या प्लान आपका होना चाहिए, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब कुछ के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो वीडियो आपका होने वाला है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल वाले हों, चाहे आप 12th लेवल वाले हों, क्योंकि वैकेंसी आपकी सेम है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। ठीक है, जो एग्जाम का लेवल है उसमें थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो पूरी हम लोग बात करने वाले हैं टोटल वैकेंसीज कितनी थी, और इतनी वैकेंसी पे कुल कितनी बड़ी संख्या में आपके फॉर्म आए हैं, क्योंकि जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें क्लियर हो चुका है कि भैया कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपके आवेदन आए हैं। चाहे 12th लेवल वाले हों, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल वाले हों, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। खूब सारा होली में एंजॉय करिए और पढ़ाई को भी कंटिन्यू किए रहिए, क्योंकि आपका लगभग आप 45 से 50 दिन मैक्सिमम मैंने आपको बताया, इतना समय आपके पास है। इस समय को आपको यूटिलाइज करना है, कोई भी गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, और आपको 8 से 10 घंटे आपको डेली कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम होता है। चलिए पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर देखेंगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग, रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग, आप जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस वगैरह, उन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। गाइडेंस आपको मिलती रहती है, स्ट्रेटजी आपको मिलती रहती है, कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए, कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कुछ भी आपको इधर उधर की बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होता है। तो बात करते हैं टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म के बारे में। तो आपको पता ही है जो आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी आपकी है 12th लेवल पर भी होती है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी होती है। तो 12th लेवल में जो फॉर्म आपके थे, जो वैकेंसी आपकी थी, वो मात्र 3445 थी, मात्र 3445 वैकेंसी आपके 12th लेवल पे थी। और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपकी 8113 यानी कि 8113 यहाँ पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। अब इतनी कम वैकेंसी है, आप सभी देख रहे हैं, मात्र 3445 और मात्र आपकी 8113 इतनी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी के लिए कितनी बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं। पिछली बार जब आपकी रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आई थी तब करोड़ों फॉर्म आपके आ गए थे। इस बार क्या संख्या है, क्या करोड़ों में पहुंच पाए हैं या लाखों में ही सिमट गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, आरटीआई का रिप्लाई आया था, जिसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल वालों का डेटा सामने आ गया था कि 58,40,000 लोगों ने यहां पर आवेदन किया है। मात्र 8113 पदों के लिए 58,40,000 लोगों ने यहां पर आवेदन किया है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन किसने ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो सभी के पास ग्रेजुएशन नहीं है। और मैंने बोला था कि जब आपको 12th लेवल वालों का डेटा आएगा तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इसका भी डेटा सामने आ चुका है। तो मात्र 3445 पदों के लिए 63,26,000 लोगों ने आवेदन किया है। ये है मेरे भाई बेरोजगारी। मात्र इतनी सी वैकेंसी के लिए कितनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। और सरकार ने यहां पर एक गेम खेला है। पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी तब आपकी एक ही फीस में एक बार ही आपकी फीस कटी थी, और आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे और यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे, यानी कि आपका एक ही नंबर काउंट होता था, एक ही लोगों ने आवेदन किया था, एक ही नंबर यहां पर काउंट होता था पिछली बार। लेकिन इस बार क्या गेम हुआ है भैया, यहां पर आप अलग से फीस दीजिए, यहां पर आप अलग से फीस दीजिए, दो बार फीस ली गई है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जितने 58 लाख यहां पर हैं, इसमें से 50 लाख लोग ऐसे होंगे जो यहां पर भी होंगे और यहां पर भी होंगे। तो कॉमन स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर होने वाले हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, जो संख्या आपकी थी वो बिल्कुल आपकी अलग अलग थी। ठीक है, इस बार बहुत सारे कॉमन होने वाले हैं, तो परेशान आपको नहीं होना है। चलिए आगे की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार का मौसम चल रहा है, इसी वजह से काफी दिनों से वीडियो भी नहीं आए थे।
लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत करके आपको कुछ बनाने का प्रयास किया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि कुछ प्रयास किया जा रहा है तो उसको आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब आपको करना है। तो अगर 63,26,000 यहाँ पर आवेदन आए हैं तो कितना बड़ा कंपटीशन है, एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीट पर लगभग 1800 लोग हैं। एक सीट के लिए 1800 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 715 लोग फाइट कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर एक सीट के लिए 715, यहाँ पर एक सीट के लिए 1800 लोग यहाँ पर आपके होने वाले हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। पहले आपका CBT 1 एग्जाम होता है जो आपका होने वाला है। इसी के लिए मैं आपको अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको CBT 1 तो कम से कम क्वालिफाई करना ही करना है। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि जो भी आपकी समस्या है उनको भी देखेंगे। तो पहले आपका CBT 1 एग्जाम होता है, उसके बाद आपका CBT 2 एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद आपका टाइपिंग होती है, और टाइपिंग को क्वालिफाई करने के बाद आपका DV और मेडिकल होता है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस प्रकार से होता है। पहले आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए, कि आपको टाइपिंग पर फोकस करना चाहिए, या आपको CBT 2 पर फोकस करना चाहिए, या CBT 1 पर फोकस करना चाहिए। तो मेरे भाई आपको सिलेबस पर फोकस करना है, और CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में मैथमेटिक्स आएगा, दोनों में रीजनिंग आएगा, दोनों में GK GS आएगा। बस थोड़ा क्वेश्चन की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, टाइम आपका सेम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी सेम रहेगी। यहां पर आपका एग्जाम का लेवल भी थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न है। यहां पर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, GS के 40 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर अगर CBT 2 की बात करेंगे तो 30 की जगह मैथ 35 का हो जाएगा, रीजनिंग 30 की जगह 35 का हो जाएगा, जो 40 का है वो 50 का हो जाएगा। यहां पर आपकी 120 क्वेश्चन, 90 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है मेरे भाई, समझ गए हैं। अब 100 नंबर में से कितने नंबर आप लेके आ जाएं ताकि आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाए और आप CBT 2 में बैठ पाएं, तो आपको आपका कितना टारगेट होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका जो टारगेट आपको बना के चलना है वो कम से कम आपको 85 नंबर बना के चलना है। 85 नंबर अगर आप टारगेट करते हैं और आपका 85 स्कोर यहां पर आ जाता है CBT 1 में 100 में से, जो कि आपका लाना ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, देखने में आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका जिस पिछली बार का आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो पिछली बार आपका CBT 1 में 133 शिफ्ट आपकी हुई थी। 133 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी होती है, एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी होती हैं, और टोटल 133 शिफ्ट आपकी हुई थी। तो जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है मेरे भाई, भर भर के होता है, और 20-20 नंबर, 25-25 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट के ऊपर कम से कम 15-20 नंबर तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर आपके 65 नंबर हैं तो वो जाके 85 नंबर हो जाएंगे। अगर आपके 85 नंबर हैं तो वो जाके आपके लगभग आपके 100 नंबर के पास पहुंच जाएंगे। अगर आपके 60 नंबर हैं तो वो आपके 80 नंबर तक आपके पहुंच जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का गेम यहां पर बहुत तगड़ा होता है मेरे भाई, तो आपको उतना परेशान नहीं होना है। आपका जो स्कोर आना चाहिए नॉर्मलाइज स्कोर, मैं आपको बता रहा हूं कि आप 85 अगर आपका आ गया तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से हैं, आप क्वालिफाई करेंगे मेरे भाई। तो आपको टारगेट क्या करना है कि मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, GK GS को किस प्रकार से टारगेट करना है, कितने क्वेश्चन आप करने हैं, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, तो जो अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, तो यहां पर देख सकते हैं पिछली बार जब आपके NTPC का एग्जाम हुआ था तो CBT 1 की कुल 133 शिफ्ट आपकी हुई थी। 133 शिफ्ट, एक शिफ्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 133 शिफ्ट आपकी हुई थी। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए, कुल कितने, इतने आपके 13,300 क्वेश्चन तो आपको पिछले बार की देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन 13,300 क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो उसको ज्वाइन कर लेना। शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। सारे CBT 1 के 13,300 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। CBT 2 के जो 18 शिफ्ट हुई थी, यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। पूरी जितने भी आपके CBT 1 के एग्जाम हुए थे, CBT 2 के एग्जाम हुए थे, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इन सारे क्वेश्चन को देखना है, इनको पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत ज्यादा यहाँ पर चांस होता है रिपीटेड होने का। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आप रिपीटेड
देखने को मिलेगी। 13,300 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस तो आपके क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेली प्लान कि आपको किस प्रकार से डेली प्लान होना चाहिए, आपके पास कुल कितना समय है। मैं आपको बताऊं, जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के प्रथम सप्ताह में आपका होने वाला है। अप्रैल के लास्ट में भी अगर आपके पास होता है तो अप्रैल का पूरा पूरा महीना आपके पास होने वाला है। मार्च के भी कम से कम 15 दिन आपके पास होने वाले हैं, तो टोटल 45 दिन आपके पास फिक्स है मेरे भाई, 45 दिन फिक्स है। ऐसे ही आपका त्यौहार खत्म होने वाला, जो होली का त्यौहार आपका होने वाला है, उसके बाद रेलवे एक नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस में क्लियर होगा कि भैया कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 40 दिन पहले रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया था कि आपका 2 मार्च से 18 मार्च के बीच आपका एग्जाम होगा आरपीएफ कांस्टेबल का। उसी प्रकार से रेलवे एक और नोटिस जारी करेगा, उस नोटिस में मेंशन करेगा कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम कब से कब तक होगा। तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत जल्द आपको एक नोटिस मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाए कब से कब तक एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में आपका होगा। तो मुश्किल से आपके पास 45 से 50 दिन आपके पास अभी और समय है। उस समय किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, तो डेली प्लान अब आपको बनाना है। डेली प्लान में आपको कम से कम कितने घंटे पढ़ने चाहिए, अब आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप ये नहीं चलेगा कि भाई 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया और आप एनटीपीसी का CBT 1 क्वालिफाई कर लें। मेरे भाई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, छोटी मोटी नौकरी नहीं है, बड़ी बहुत खतरनाक वाली जॉब होने वाली है, बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके पास होने वाला है। समय लगभग आपको देना पड़ेगा। तो डेली का आपको यहाँ पर 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को, स्टडी को देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप सोचे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ करके काम हो जाए, मैराथन देख लेंगे 4-4 घंटे 5-5 घंटे की और एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, तो आप ऐसे सपने छोड़ दीजिए। आप अभी से अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि मेरा CBT 1 क्वालिफाई नहीं होगा। मैराथन क्लास अगर आप देखते हैं और सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। मैराथन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आप देख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की और रीजनिंग का, इनको आपको टाइम देना पड़ेगा। और जीके जीएस को भी आपको टाइम देना, किस प्रकार से देना है, क्या देखना है, और जीएस में आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के किसको टाइम देंगे, वो चीज़ अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैथमेटिक्स को आपको लगभग डेली के 2.5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। डेली आपको मैथमेटिक्स के लिए 2.5 से 3 घंटे तक आप यहाँ पर निकालने ही मैथमेटिक्स के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आपके टॉपिक होने वाले हैं। उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको क्लासेस को देखना पड़ेगा। क्लासेस को देखने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप 1 घंटे आप डेली दीजिए, 1 घंटे आप डेली दीजिए। जो भी आप रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसका आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उसके 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप डेली लगाइए, एक एक टॉपिक के, आपका आराम से कवर हो जाएगा। जो टॉपिक आपको रीजनिंग में कठिन लगता है, जिसके क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उसको ज्यादा आप समय दीजिए, और जो आपसे बन जाता है उसको आप पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप उसके कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीएस के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, तो जीएस के लिए आपको कम से कम 3 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसमें आपको स्ट्रेटजी के, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स सभी को सम्मिलित करके मैंने आपको बताया कि जीएस को आपको कम से कम 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको डेली अब मॉक टेस्ट भी लगाने हैं मेरे भाई, डेली मॉक आपको लगाने हैं। अगर आप डेली मॉक नहीं लगाते हैं तो बहुत पीछे आप हो जाएंगे, बहुत पीछे, क्योंकि मॉक ही एक ऐसा आपके पास हथियार है, एक ऐसा स्रोत आपके पास है जिसको आप सॉल्व करके सारी चीज़ों को आप एक जगह पर समाहित कर सकते हैं। क्योंकि आप इतना सारा पढ़ लेंगे और आप मॉक नहीं लगाएंगे और आप डायरेक्ट एग्जाम को देने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको किस प्रकार से टारगेट करना है, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ना तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जब आपका समय आपके पास चलेगा, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और समय आपका निकल रहा है, तो उसका आपका बढ़िया स्रोत आपके लिए होने वाला मॉक टेस्ट। कम से कम 1 हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, और एग्जाम से पहले आपको कम से कम 30 मॉक लगा के जाने हैं। 30 मॉक, एग्जाम को आपको 50 दिन है, 45 दिन का समय है, और उससे पहले आपको कम से कम डेली का 1 मॉक लगाएंगे तो आप 50 मॉक लगा लेंगे। लेकिन 50 मॉक लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको कम से कम 30 मॉक आपको लगाने ही है एग्जाम से पहले।
ठीक है। तो आपको मॉक लगाने में जो समय लगेगा 1.5 घंटे का समय आपको मॉक टेस्ट लगाने में लगेगा। इसके बाद 1 घंटे या 30 मिनट 40 मिनट मुश्किल से 50 मिनट इतना समय आपको एनालिसिस करना है कि आपके मॉक में नंबर क्यों कट रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कट रहे हैं, कौन से टॉपिक में कट रहे हैं। मैथमेटिक्स में 30 में से आप 20 ही कर पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन कट रहे हैं। 10 क्वेश्चन कहां कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, कौन से टॉपिक में कट रहे हैं, परसेंटेज नहीं बन रहा है, परसेंटेज का कौन सा टाइप नहीं बन रहा है, उसको जाके रिवीजन करेंगे, उसको दोबारा से लगाएंगे तो आपको वो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो मॉक का आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, इसलिए मैंने आपको 1 घंटे का यहां पर समय दिया है। अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं फिर आप मॉक भी मत लगाइएगा, क्योंकि मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं और क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है, वो आपको मॉक लगाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो मॉक आपको लगाने हैं। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे, जो सोच रहे होंगे कि यार 40 दिन का समय बचा हुआ है, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे CBT 1 तो कम से कम क्वालिफाई हो ही जाए। उसके बाद जो 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा उसमें हम CBT 2 क्वालिफाई कर लेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे। तो आपको कहां से स्टार्ट करनी है मेरे भाई, जो समय आपके पास बचा हुआ, स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा और वो है आपका सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे आप कितने भी मौका लगा लीजिए, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और रही बात चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है। आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, प्रैक्टिस कहां से करें, तो मेरे भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अभी इनकी होली के अवसर पर बहुत बढ़िया सेल भी निकली हुई है, जिसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। तो देर मत करिए, समय आपके पास नहीं, एग्जाम बहुत पास में, जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए और यहां से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए, और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक यहाँ पर आप लगा सकते हैं और मॉक को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अभी बेहतरीन ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपके पास बहुत कम समय है, ऑफर भी आपके पास है, तो यहाँ पर आप जाके लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे, चैप्टर और सेक्शनल मॉक भी आपको यहाँ पर लगाने हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का परसेंटेज पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी के में आप फोक डांस पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक को थ्योरी कवर करने के बाद उस टॉपिक के मॉक टेस्ट आप लगाइए। उन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी गलतियां कम होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चैप्टर वाइज और सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, यही इस बार आपका गेम चेंजर होने वाला। अभी कह रहा हूं करंट अफेयर्स आपका गेम चेंजर होने वाला। कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिलेंगे। भले ही वो आपका पॉलिटी के क्वेश्चन हो, भले ही आपको वो दूसरे किसी सब्जेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होकर पूछेगा। अभी आप 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए रेलवे के, आप उठा के देखिए, करंट अफेयर्स आपके भर भर के पूछा गया है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर भी करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। अब आपका सवाल होगा करंट अफेयर्स कितने महीने की पढ़ लें भैया। SSC में तो 1 साल की पढ़ लेते हैं, 6 महीने की पढ़ लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको देखना ही पड़ेगा। अंतिम 8 महीने करंट अफेयर्स आपको कवर करना है मेरे भाई। अंतिम 8 महीने आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको तमाम स्रोत मैं आपको बता दे रहा हूं। आप किसी भी टीचर्स के मंथली के वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे आपने जुलाई का वीडियो देख लिया, जनवरी का वीडियो देख लिया, फरवरी का देख लिया, मार्च का देख लिया, मंथली का वीडियो देखना है। एक वीडियो में 1 महीने का आपका कवर होना चाहिए और उस वीडियो को देखने के बाद उसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप 8 महीने का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट करिए। ठीक है, अब 8 महीने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपका इनफ हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आपको डेली कम से कम 1 लगाना ही लगाना है और मॉक को लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके बाद आप करना है सॉल्व करने पेपर। कौन से पेपर सॉल्व करने हैं। अब NTPC का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ NTPC के भरोसे आपको नहीं रहना है। NTPC क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो लास्ट ईयर में आपके पूछे गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि 1330 13,300 आपको क्वेश्चन में दे दूंगा। उसके
उसके अलावा आपको 2024 में जो भी आपके रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि एएलपी का हुआ है, आरपीएफ का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, जेई का हुआ है, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपका एग्जाम हो रहा है, इन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, इनको सॉल्व करना है। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलवे किस प्रकार की क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएस में किस प्रकार कौन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज आपको पूछा जा रहा है। ये सारे 2024 के पेपर आपको सॉल्व करने हैं मेरे भाई। तो स्टार्टिंग कैसे करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, मॉक तब मत लगाइएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता मेरे भाई, 100% सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उस कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 8 महीने की पढ़नी है कम से कम, और डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और इसके साथ साथ आपको जो 2024 में एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उनको आपको देख के जाना है एग्जाम से पहले पहले। अब बात करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको क्या प्लान होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको क्या प्लान आपको आजमाना है। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे CBT 1 में, और 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे CBT 2 में, ठीक है। तो क्या करना है, पहली चीज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। यूट्यूब पर तमाम प्रकार के ऐसे टीचर्स या ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे कि भैया फलानी सीरीज चल रही है, फलानी सीरीज चल रही है, मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतने क्वेश्चन करवा दिए, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन जब वो टीचर सॉल्व करवा रहा है तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड ही पता नहीं है कि वो क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट आपका कौन से टॉपिक से है, कौन से टॉपिक के कौन से टाइप से है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो वो आपको पहले आपका सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। कोई भी टॉपिक आपको होता है, मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं मेरे। मान लीजिए पहला आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, CISI है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको एक जगह पर एक नोट में आपको नोट बनाने हैं, किसी भी टीचर से किसी भी वीडियो से आप देख सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं या किसी का बैच आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा। साहिल सर की, इन्होंने पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाया, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, स्पीड में खत्म कर सकते हैं। तो कोई भी वीडियो से, कोई भी टीचर से, कोई भी किताबों से आप पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे मेरे भाई। बेस्ट सोर्स है आपका यूट्यूब से, किसी टीचर का आपके पास बैच है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब आपका मेरा यही है कि आप मॉक लगा सकते हैं, आप किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास किताबें होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है, इसके लिए तो सबसे बेस्ट आपके बुक सबसे बेस्ट बुक आपके लिए होने वाली है पेनेकल की या किरण पब्लिकेशन की, इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की। इन सभी किताबों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा आपकी रेलवे गणित करके आदित्य रंजन सर की भी आती है। तो ये सारी किताबें आपको परचेस नहीं करनी है। कोई भी किताब आपके पास है उस किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे नोट्स बुक में अपने, उसके बाद आप किताबों से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए जो किताब मैंने आपको बताई हैं, कोई भी किताब आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी किताब आपके पास नहीं है तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है हमारा शक्ति एकेडमी ऑफिशियल के नाम से। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। रेलवे गणित की, आदित्य रंजन सर की, पेनेकल की, किरण की, यूथ पब्लिकेशन की, उनमें से कोई भी एक किताब को चॉइस करिए, PDF को डाउनलोड करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस वहाँ से आप करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किताब से बता दिया है, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने के लिए दोबारा से वीडियो नहीं देखने हैं, रिवीजन आपको उन्हीं से करने जो आपको नोट्स आप बना रहे हैं वहाँ से आपको रिवीजन करनी है। ठीक है भाई, तो नोट्स आप जो आप बना रहे हैं वहाँ से आपको रिवीजन करनी है। सबसे बेस्ट आपको नोट्स ही आपके होने वाले हैं। कोई भी किताब, कोई भी फॉर्मूला बुक है, कोई भी फलाना बुक, इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होता है। सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपके खुद के सेल्फ नोट्स। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो मेन सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे CBT 1 में, 35 क्वेश्चन आपके CBT 2 में। बात करते हैं सिलेबस की। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और सिलेबस इसका आप थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपकी रीजनिंग के हैं, मैक्सिमम टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो आप कर ले जाते हो। जब आप मॉक लगाएंगे, पहले आप मॉक लगाना
तो जो भी रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको आप उनके सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आपकी रीजनिंग के होंगे, जैसे वेन डायग्राम हो गया मान लीजिए, या कोई दूसरा हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उनका आपको सॉल्व, आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, तो गलतियां हो रही तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, किसी ना किसी टीचर का वीडियो आएगा, उस वीडियो को उठा के देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, दोबारा से उस टॉपिक पर आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो जो टॉपिक आपके हैं सिलेबस के, उनको आप कंप्लीट करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, बैचेस के माध्यम से, कोई भी बैच आपके पास है, ठीक है। जो भी अगर जिस भी टॉपिक में आपको समस्या है रीजनिंग में, आप उसी को देखिएगा, सभी टॉपिक्स में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग रीजनिंग को बना ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस तो करनी है मेरे भाई। प्रैक्टिस आपको अगेन जो बुक मैंने आपको बताई है, पिनेकल की, रीजनिंग की, किरण की, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस आप करेंगे। उसके बाद जो भी आप रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके पास हैं, जितने भी आपके सिलेबस में हैं, उन सभी टॉपिक से आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक के आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से संबंधित 50 से 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए मेरे भाई, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको वही सॉल्व करने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, या जो आपके करंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। अब इस प्रकार से हम बात करते हैं जीएस का आपका क्या प्लान होना चाहिए, जीएस का क्या प्लान आपका होना चाहिए। लेकिन जीएस को प्लान बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि जीएस में अभी आपको पूरा, अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है, किसी अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बेहतरीन चीज़ है, उसका दूसरा कोई आपका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपका जीएस है 40 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 40 नंबर आपका होता है, 40 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको स्टैटिक जीके का। 10 से 11 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछे जाने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स की आप देखेंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के 6 से 7, ज्योग्राफी 6 से 7, पॉलिटी के 3 से 4 और इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद साइंस के आपके 5 क्वेश्चन कम से कम और कंप्यूटर के 2 से 3। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको उसी को देना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके से। तो आपको जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं मेरे, वहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके का पूरा पीडीएफ डाल दिया है, पूरी किताब भी डाल दी है। जो आपके नवीन शर्मा सर की किताब आती है या उनका जो नोट्स होते हैं, वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर डाल रखा है। तो उस नोट से आप स्टैटिक जीके के जो 10 क्वेश्चन आने वाले मेरे भाई, वो पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके ही जाना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया है कि 3 से आपको 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, पिछले 8 महीने का। यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साइंस। इसके लिए आपको क्या करना है, तो साइंस, इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आपको करके जाना है। बकाया जो भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साइंस है, इनके लिए मैं आपको और वीडियो दे दूंगा और इनके लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जीएस के जो नोट्स होते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साइंस के सारे नोट्स आपको देने वाला हूं, जो आपको खान सर के होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे जो टीचर्स के होने वाले हैं और मेरे अपने नोट्स होने वाले हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो जो जीएस के लिए जो नोट्स होने वाले हैं, वहाँ से आपको सिलेबस कंप्लीट करना, फ्री नोट्स आपको हमारे शक्ति अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जीएस में मेरा यही प्लान आपके लिए है कि करंट अफेयर्स पढ़िए लास्ट 8 महीने की, स्ट्रेटजी के पढ़िए पूरी, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप 8 से 10 दिनों में आप पूरी स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स आपको दे दिया है, कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे भाई कि आप वीडियो देखें, फिर नोट्स बनाएं, फिर पढ़ें, फिर रिवीजन करें। किससे रिवीजन करेंगे, वीडियो देख के रिवीजन नहीं होती है। तो आपको नोट्स दे दिया है, उस नोट से पढ़िए, उसी से रिवीजन करिए, ठीक है। अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जीके जीएस का जो आपको बता दिया है कि इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करिए और वहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया कि जो भी आपका मास्टर प्लान होने वाला है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। एग्जाम से पहले कम से कम 30+ मॉक आपको लगा के जाने हैं, आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। और जो आपका टारगेट होने वाला है, बता कि 85 तक आपको टारगेट करना है। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा होता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपके, 15 से 20 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा उतना थोड़ा बहुत आपको राहत यहाँ पर मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। इस प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। और
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको बहुत काम की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।